लेट्स स्टार्ट। तो चैप्टर 4 में हम पढ़ रहे थे संधारित्र, है ना। संधारित्र में हमने क्या पढ़ा था? तो लास्ट पढ़ा था आवेश वितरण। आवेश वितरण टॉपिक पढ़ा था। अब इसमें एक टॉपिक और रह गया है जो अपन कंप्लीट करते हैं और आवेश वितरण को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर नया चैप्टर स्टार्ट हुआ, है ना। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करें तो आज अपन लेते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित ऊर्जा ये टॉपिक लेते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कई बार 2 नंबर में, है ना, 2 मार्क्स। संधारित्र में संचित ऊर्जा, इसको अपन समझेंगे, ठीक है। तो हमने जो संधारित्र पढ़ा है वो संधारित्र में ऊर्जा संचित होती है। कितनी ऊर्जा संचित होगी इसका फॉर्मूला अपन डेराइव करेंगे, ठीक है। तो कैसे पता लगाएं संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होगी? तो देखो, बात करें संधारित्र की तो संधारित्र आपको इस तरह से बताया गया था कि 2 प्लेटें जिनका क्षेत्रफल समान हो, एक दूसरे के सामने अल्प दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखी हों और दोनों पर आवेश का परिमाण समान हो लेकिन आवेश की प्रकृति भिन्न हो। तो ऐसा जो संयोजन है, ये संयोजन क्या कहलाता है बताओ? संधारित्र, ठीक है, यही था। अब बात करते हैं कि संधारित्र में ऊर्जा संचित हुई या नहीं। तो इसके लिए आपको पिछले चैप्टर में जाना होगा, थर्ड चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था विद्युत विभव। चैप्टर 3 का फर्स्ट लेक्चर जब आप देखोगे तो उस पहले लेक्चर में विद्युत विभव के बारे में बताया गया है। 10वीं क्लास में भी पढ़ाया आपने विद्युत विभव। तो विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या था? विद्युत विभव या विभवांतर, तो विभवांतर का फॉर्मूला था W/Q, है ना। किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। ये चैप्टर 3 के पहले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा रखा है कि ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। अभी सीधे याद रखें कि विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V = W/Q, मतलब कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश। अगर कार्य का फॉर्मूला निकालें तो कार्य क्या हो जाएगा? आवेश गुणा विभव या विभवांतर, आवेश गुणा विभवांतर, ठीक है। 11th क्लास में आपने कार्य का फॉर्मूला पढ़ा, बल गुणा विस्थापन। तो ये क्या है? भौतिक विज्ञान की अलग अलग शाखा में कार्य का फॉर्मूला भी क्या होगा बताओ? अलग अलग होगा। जब अपन स्थिर वैद्युतिकी पढ़ेंगे तो स्थिर वैद्युतिकी में ये पहले बता चुके हैं कार्य का फॉर्मूला क्या काम में लेंगे? आवेश गुणा विभवांतर, आवेश गुणा विभवांतर, ठीक है। अब बात कर रहे हैं अपन ऊर्जा की, संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो ऊर्जा क्या है? ऊर्जा क्या है कि जो कार्य किया जाता है वही ऊर्जा के रूप में संचित होता है। जो भी हम कार्य करते हैं तो वो ऊर्जा के रूप में संचित होता है। जैसे आप देखें, ये मार्कर है, इस मार्कर को यहाँ, ये मार्कर को मैं नीचे रखा बेंच पे, इस मार्कर को बेंच से उठा के और यहाँ तक लाया, तो बेंच से उठाकर यहाँ तक लाने में मैंने जितना कार्य किया इस मार्कर में उतनी ऊर्जा संचित है। इसमें ऊर्जा एकत्रित हो गई, जमा हो गई, संचित हो गई। अगर आप इसे छोड़ देते हो तो छोड़ते ही तुरंत नीचे गिर जाएगा, छोड़ते ही तुरंत नीचे गिर जाएगा। कारण क्या है कि इसमें ऊर्जा संचित है। तो जब भी कार्य किया जाता है तो वही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप दबाओ तो स्प्रिंग को दबाने में कार्य किया गया और जैसे ही आपने छोड़ा तो तुरंत स्प्रिंग कहाँ आ जाएगी? बाहर आ जाएगी। कारण क्या था कि हमने जो कार्य किया वो स्प्रिंग में ऊर्जा के रूप में संचित हो गया था, ठीक है। तो कार्य क्या ऊर्जा क्या होती है कि जो कार्य किया जाएगा वही क्या होगी बताओ? ऊर्जा। जो कार्य होता है वही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब कार्य कैसे हुआ देखो आप, कार्य कब होता है? कार्य
जब किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएं, मतलब आवेश को स्थानांतरित करें, आवेश का स्थान परिवर्तित करें, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएं, तब क्या होगा बताओ? कार्य। अब बात करते हैं, देखो यहाँ बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, आप समझना। अगर यहाँ पर किसी भी प्लेट को, इन दोनों में से किसी भी प्लेट को और अतिरिक्त आवेश दे दिया जाए, मान ले कि इस प्लेट पे मैंने और आवेश दे दिया स्मॉल क्यू, इस प्लेट पे मैंने और आवेश दिया स्मॉल क्यू, तो इस प्लेट पे कुल आवेश कितना हो गया बताओ? Q प्लस Q। लेकिन प्रेरण के सिद्धांत से, पहले चैप्टर में अपन ने पढ़ा है, प्रेरण के सिद्धांत से ऑटोमेटिक इस प्लेट पे कितना आवेश आ जाएगा? माइनस Q। प्रेरण के सिद्धांत से इस प्लेट पे ऑटोमेटिक कितना आवेश आ जाएगा? माइनस Q। ठीक है, समझना कैसे आया। आप याद करो, संधारित्र के सिद्धांत में बताया था कि एक धनावेशित प्लेट है A और इसके सामने एक अनावेशित प्लेट रखी है B, और अनावेशित प्लेट रखी तो प्रेरण के कारण, अनावेशित मतलब इसमें जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है, तो प्रेरण के कारण ये जो धनावेश है ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित करता है और धनावेश को प्रतिकर्षित करता है। बोलो करता है नहीं? और जितना आवेश इस पे होगा उतना ही ऋणावेश इसकी आंतरिक सतह पे आएगा। बाह्य प्लेट को भूसंपर्कित किया गया था तो ये बाह्य आवेश तो पृथ्वी में चला गया, तो बराबर आवेश आया था। अगर यहाँ पे अपन थोड़ा बढ़ा के रखें आवेश और फिर इस प्लेट को रखें तो यहाँ पे भी कितना आवेश आएगा? प्रेरण के कारण इसी के बराबर मात्रा का, लेकिन विपरीत प्रकृति का। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब संधारित्र की किसी भी एक प्लेट के आवेश में वृद्धि की जाए तो दूसरी प्लेट के आवेश में उतनी ही ऑटोमेटिक वृद्धि हो जाती है, लेकिन प्रकृति क्या रहती है? विपरीत। प्रकृति क्या रहती है बताओ? विपरीत रहती है। बोलो रहती है नहीं? ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने माना या मैंने आपको बोला कि जब संधारित्र को प्लस Q आवेश दिया गया तो संधारित्र की दोनों प्लेटों पे ये आवेश बराबर होगा, लेकिन प्रकृति में क्या होगा बताओ? विपरीत। मतलब एक प्लेट को आवेश दे दो तो दूसरी प्लेट पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, या इस प्लेट को दे दो तो इस प्लेट पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, विपरीत प्रकृति का। बोलो होगा या नहीं? क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा समझें आप। समझे कैसे? कि इस पे धनावेश बढ़ गया और इस पे ऋणावेश बढ़ गया। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं, हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि इस प्लेट से कुछ इलेक्ट्रॉन, ऐसी कल्पना करो आप, इस प्लेट से कुछ इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे चले गए, ऐसा सोच सकते हैं अपन। इस प्लेट से कुछ इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे चले गए। क्यों? आप समझो, क्योंकि जब इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन गए, मतलब ये इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो इस पे क्या आएगा बताओ? धनावेश। और इस प्लेट ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो इस प्लेट पे क्या आएगा बताओ? ऋणावेश आएगा। तो इलेक्ट्रॉन इधर गए, तो इलेक्ट्रॉन गए मतलब यहाँ तो धनावेश में वृद्धि हो गई, और जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए उतने ही यहाँ पे प्राप्त हुए। तो जितनी यहाँ धनावेश में वृद्धि हुई उतनी यहाँ ऋणावेश में वृद्धि हो गई। तो हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि जब इस प्लेट को जितना आवेश दिया गया अगली प्लेट पर उतना ही आवेश विपरीत प्रकृति का प्राप्त हुआ। तो हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से इस प्लेट पे चले गए, ऐसा मान सकते हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए मतलब कुछ आवेश, ऐसा मान सकते हैं, कुछ आवेश, अल्प आवेश। अल्प आवेश को dq से लिखते हैं। d मतलब डिफरेंस, बहुत कम डिफरेंस को किससे व्यक्त करते हैं? dq मतलब बहुत अल्प आवेश। तो मान लेते हैं कि अल्प आवेश dq धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट पे स्थानांतरित हो रहा है, और इन प्लेटों के बीच में विभवांतर कितना मान लेते हैं अपन बताओ? v। इन प्लेटों के बीच में विभवों का अंतर कितना है बताओ? v। मतलब पहली प्लेट और दूसरी प्लेट के विभव दोनों का अंतर कितना है बताओ? v। तो आप देख रहे हो, यदि दोनों प्लेटों का विभवांतर v है और प्लेटों के बीच में dq आवेश, अल्प आवेश dq,
एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे स्थानांतरित हो रहा है, तो फिर यहाँ कार्य होगा जो कि ये फॉर्मूला कहता है। ये फॉर्मूला ऐसा ही तो कहता है कि जब थर्ड चैप्टर में बताया था ये कि जब किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में, यहाँ क्या है बीच में, प्लेटों के बीच में क्या है, विद्युत क्षेत्र है या नहीं। समांतर प्लेट संधारित्र में साबित किया था कि प्लेटों के बीच में एक समान विद्युत क्षेत्र होता है। तो विद्युत क्षेत्र में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है वो किस फॉर्मूले से ज्ञात किया जाता है, इस फॉर्मूले से। तो यही फॉर्मूला अपन लगाएंगे। देखो आप, तो सबसे पहले संधारित्र में संचित ऊर्जा को कैसे परिभाषित करेंगे, ऐसे करेंगे, संधारित्र की प्लेटों के मध्य आवेश स्थानांतरण में, संधारित्र की प्लेटों के मध्य आवेश स्थानांतरण में किया गया कार्य ही संधारित्र की ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। संधारित्र की प्लेटों के मध्य आवेश स्थानांतरण में किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसी ऊर्जा को अपन बोलते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा। ये तो डेफिनेशन हुई। अब अपन फॉर्मूला डेराइव करते हैं। क्या फॉर्मूला आएगा संधारित्र में संचित ऊर्जा का? तो देखो आप, मान लिया कि प्लेटों के बीच में विभवांतर V है और अल्प आवेश dq, बहुत कम आवेश dq एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे स्थानांतरित हो गया है। तो फिर आवेश स्थानांतरण में किया गया कार्य, अल्प आवेश ट्रांसफर हुआ है तो अल्प कार्य होगा। तो आवेश स्थानांतरण में किया गया कार्य, तो कार्य का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है Q इंटू V या V इंटू Q, ऐसे लिख सकते हो। कार्य बराबर विभवांतर गुणा आवेश, ठीक है। अल्प आवेश ले रहे हैं, अल्प आवेश लिया है नहीं, या इसको हमने अल्प आवेश लिया तो फिर कार्य जो होगा, ये कार्य भी क्या होगा बताओ, अल्प होगा। अगर आवेश अल्प लिया है, अल्प मतलब बहुत कम आवेश का स्थानांतरण किया है, तो कार्य भी क्या होगा बताओ, अल्प होगा, बहुत कम होगा। बोलो होगा या नहीं, ठीक है। तो कार्य भी बहुत कम होगा। तो कार्य कैसे ज्ञात करेंगे, dW बराबर V इंटू DQ, क्लियर है। अब देखो, मान लेते हैं कि जिस समय अपन यह आवेश स्थानांतरण हो रहा है उस समय मान लो इन प्लेटों पे आवेश कितना है बताओ, Q। उस समय इन प्लेटों पर आवेश कितना है बताओ, Q। और इस संधारित्र की धारिता कितनी है बताओ, C। संधारित्र की धारिता कितनी है बताओ, C। ये तो मैंने समझाया। आप ऐसा मान लें कि जब संधारित्र की प्लेट को आवेश दे रहे हैं तो पहले आवेश कितना होगा, प्रारंभ में 0, और जब संधारित्र की प्लेट को आवेश देते जा रहे हैं तो एक समय ऐसा आया जब इस पे आवेश कितना हो गया, +Q, और इस पे कितना हो गया बताओ, -Q। उसके बाद और आवेश दिया dQ, तो बताओ अभी आवेश कितना है, Q। धारिता कितनी है, C। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला, C बराबर Q/V, पढ़ा है ना। तो फिर V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V का फॉर्मूला हो जाएगा Q/C। बोलो होगा या नहीं। तो ये फॉर्मूला अपन पढ़ा है इस चैप्टर के शुरू में, तो यहाँ पे V का फॉर्मूला लिख देंगे अपन। तो V का फॉर्मूला क्या लिख देंगे बताओ, Q/C और गुणा dQ, क्लियर है। अब ये अल्प कार्य हमने ज्ञात किया, लेकिन हम कुल कार्य ज्ञात करना चाहें, कुल कार्य कितना हुआ पूरे आवेश स्थानांतरण में। मतलब मान लें कि प्लेटों के बीच में पहले आवेश कितना है, 0, और बाद में आवेश बढ़ाते गए देते गए, तो मान लो पहले आवेश 0 है और आवेश बढ़ाते गए और अंत में आवेश बढ़ के कितना हो गया, Q। तो इस पूरी प्रक्रिया में कितना कार्य हुआ ये चेक करें। तो जब कुल कार्य ज्ञात करना हो, ये तो अल्प समय के लिए ज्ञात किया, अल्प आवेश के लिए ज्ञात किया। यदि कुल कार्य ज्ञात करना हो तो समाकलन कर देंगे दोनों तरफ। तो इधर समाकलन करेंगे तो कुल कार्य, और इधर समाकलन करेंगे तो Q/C गुणा dQ। अब आपको पता है कि जो धारिता है, संधारित्र की धारिता मतलब आवेश ग्रहण करने की क्षमता, वो तो नियत रहेगी।
धारिता क्या रहेगी बताओ? नियत। धारिता क्या है? एक नियतांक है, समानुपाती नियतांक। तो समाकलन करते समय नियत राशियों को बाहर ले लेते हैं, तो 1/c बाहर आ जाएगा और q इंटू डी क्यू, ऐसा हो जाएगा। ये बोलो होगा या नहीं? q डी क्यू। अब समाकलन कितना करना है? तो हम आवेश प्रारंभ में 0 रखेंगे और बाद में बढ़ाकर कितना कर देंगे? कैपिटल Q। तो प्रारंभ में आवेश रखा गया 0 और बढ़ा के कर दिया कैपिटल Q, मतलब समाकलन किया गया 0 से Q तक, मतलब जब आवेश 0 है तब से, और जब आवेश बढ़कर कैपिटल Q हो गया तब तक। तो यहाँ भी लिखेंगे 0 से Q, ठीक है। अब ये समाकलन के फॉर्मूले याद करो, आप 11th क्लास में पढ़ें। समाकलन करना आपको x का, x की घात n का, और dx, इसको क्या पढ़ते हैं? x की घात n का x के सापेक्ष समाकलन, x की घात n का x के सापेक्ष समाकलन। और इसका फॉर्मूला क्या बताया था? x की घात n+1 बटे n+1, x की घात n+1 बटे n+1। तो यहाँ भी इसी प्रकार से समाकलन करें 1/c, ऐसे ही। यहाँ पे अंतर क्या है बताओ? अब समाकलन का चिन्ह हट जाएगा समाकलन करने के बाद। तो अंतर क्या है? यहाँ x लिखा हुआ था और यहाँ क्या लिखा हुआ है? q लिखा हुआ है, q। यहाँ तो x है और यहाँ क्या लिखा हुआ है? q। तो यहाँ q की घात 1 है, ये q की घात 1। अब इससे मैच हो रहा है, n की जगह क्या लिखा हुआ है? 1, n की जगह 1। तो आंसर क्या आएगा? ये आंसर आएगा। इसमें n की जगह क्या लिखेंगे? 1, और x की जगह क्या लिखेंगे? q। तो आंसर क्या आएगा? q की घात 1 + 1/1 + 1, ठीक है। और ये जो सीमा है ये ऐसी लगी रहेगी 0 से q तक। आगे हल करें तो ये आ गया आपके पास w बराबर 1/c, और इसको अपन लिख देंगे q² बटे 2, q² बटे 2, और 0 से कैपिटल Q। अब ये सीमाएं लिखेंगे। कैसे हल करते हैं सीमाएं? पहले तो इसमें Q की जगह पे ऊपरी सीमा लिखेंगे, ऊपरी सीमा। तो Q की जगह ऊपरी सीमा लिखें कैपिटल Q, और फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे अपनी तरफ से। फिर Q की जगह लिखेंगे निम्न सीमा, तो Q की जगह निम्न सीमा लिखेंगे 0/2। तो हल करें तो कार्य कितना हो गया? ये 0 का स्क्वायर करें, 0 0 में 2 का भाग दिया 0, तो आंसर आ गया q² बटे 2c, ठीक है। तो बताओ एक संधारित्र में उसकी प्लेटों के मध्य आवेश स्थानांतरित करने के लिए कितना कार्य किया जाता है? q² बटे 2c। और यही कार्य संधारित्र की ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और इसी ऊर्जा को संधारित्र में संचित ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो ये जो कार्य है इसी को ऊर्जा बोलते हैं। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला, संधारित्र में संचित ऊर्जा, इसका फॉर्मूला यही हो गया। जो कार्य है वही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। U से व्यक्त करेंगे तो U बराबर q² बटे 2c, U बराबर q² बटे 2c, ठीक है। इसको और अन्य रूपों में बदल सकते हैं। कैसे? आपने फॉर्मूला पढ़ा है संधारित्र के लिए, Q बराबर CV, पढ़ा है या नहीं? Q बराबर CV। तो Q की जगह आप CV लिख दें, CV। तो CV का स्क्वायर करेंगे तो c² v² बटे 2c। एक c से एक c कैंसिल, तो ये आ गया 1/2 CV² हो गया। इसको ज़्यादा याद रखा जाता है, ये इसी रूप में हो गया 1/2 mv² जैसा हुआ है या नहीं? तो इसको बोलते हैं 1/2 CV²। C क्या है यहाँ? धारिता, और V क्या है बताओ? प्लेटों के बीच में विभवांतर। इसको एक और अन्य रूप में लिख सकते हैं। कैसे? देखो, U बराबर 1/2 CV² को ऐसे लिख सकते हैं CV गुणा V, V² को अलग अलग कर दिया, VV किया है नहीं? तो क्या आ जाएगा बताओ? CV को क्या लिख सकते हैं? Q। तो ये फॉर्मूला आ गया 1/2 QV। तो ये संधारित्र में संचित ऊर्जा के फॉर्मूले हो गए, तीनों हुए या नहीं? मतलब संधारित्र में वो संचित ऊर्जा या तो q² बटे 2c, या 1/2 CV² या 1/2 QV।
कौन सा फॉर्मूला यूज लेना है डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। आवेश और धारिता दी है तो ये यूज लो, धारिता और विभव दिया है तो ये यूज लो, और आवेश और विभव दिया है तो ये यूज लो। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया ये था संधारित्र में संचित ऊर्जा। ठीक है, इसी में अगला टॉपिक आता है, इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा घनत्व, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व कैसे ज्ञात करेंगे अब आप देखना। तो ऊर्जा घनत्व आप नाम से ही पता लग रहा है आपको ऊर्जा घनत्व क्या होगा। देखना आप, घनत्व वर्ड जहाँ भी आ जाए, घनत्व का मतलब होता है प्रति एकांक आयतन। घनत्व की डेफिनेशन क्या है? एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व की बात करें तो ऊर्जा घनत्व को स्मॉल यू से लिखेंगे, इसको दूसरे शब्दों में बोलेंगे एकांक आयतन की ऊर्जा। एकांक आयतन की ऊर्जा मतलब जो संधारित्र काम में लिया है उसका आयतन कितना है। अगर ऊर्जा में उस आयतन का भाग लगा दिया जाए तो वो बन जाएगी एकांक आयतन की ऊर्जा, और उसी को हम क्या बोलेंगे? ऊर्जा घनत्व। ठीक है, तो किसी संधारित्र के एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा, किसी संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा क्या कहलाएगी? एकांक आयतन की ऊर्जा या फिर ऊर्जा घनत्व। स्मॉल यू से लिखेंगे इसको। तो कैलकुलेट करते हैं, देखो कैसे करेंगे आप समझना। जैसे अपन फॉर्मूला लेते हैं, यही वाला फॉर्मूला ले लेते हैं, संधारित्र की ऊर्जा। इसका फॉर्मूला क्या था आपके पास? Q²/2C, ये फॉर्मूला था। ये थी संधारित्र में संचित ऊर्जा। हम ज्ञात करना चाह रहे हैं ऊर्जा घनत्व, मतलब एकांक आयतन की ऊर्जा। कैसे ज्ञात करें? हमने पढ़ा समांतर प्लेट संधारित्र, तो समांतर प्लेट संधारित्र के फॉर्मूलों में जाओ आप। तो समांतर प्लेट संधारित्र के फॉर्मूलों में आपने देखा होगा, समांतर प्लेट संधारित्र की निर्वात या हवा में धारिता, इसका फॉर्मूला आया था ε0A/d। बताए इसी चैप्टर के बीच में टॉपिक आया था समांतर प्लेट संधारित्र, उसमें ये फॉर्मूला आया था C = ε0A/d। और वहीं पे बताया था कि संधारित्र की प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र, संधारित्र की दोनों प्लेटें उनके बीच में विद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो विद्युत क्षेत्र बताया था σ/ε0। ठीक है, सिग्मा क्या होता है? पृष्ठ आवेश घनत्व। सिग्मा क्या होता है? पृष्ठ आवेश घनत्व। और इसको बोलते हैं, सिग्मा का फॉर्मूला होता है Q/A। Q/A मतलब एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश। ठीक है, तो सिग्मा का फॉर्मूला होता है Q/A, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश। तो यहाँ लिखेंगे Q/A/ε। सिग्मा की जगह लिख दिया Q/A/ε0 ऐसे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ये अपन ने पढ़े थे, इसी चैप्टर में टॉपिक था समांतर प्लेट संधारित्र, है ना, उसमें पढ़ा था। तो ये फॉर्मूले अपन यूज लेंगे यहीं पे। तो U बराबर, देखो अब Q का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q, ये भाग में इनको गुणा में ले जाओ, तो Q का फॉर्मूला हो जाएगा ε0AE। ये गुणा में आ गए, ε0AE। तो यहाँ रखो, Q की जगह तो लिख देंगे ε0AE, ε0AE का स्क्वायर, और 2 ऐसे ही। और C की जगह ये लिख देंगे ε0A/d। ये लिखा, तो U बराबर आ गया ε0² A²E²। ये D पलट के ऊपर आ जाएगा और बचे में बटेगा 2ε0A। ये एक घात कट जाएगी इससे, ε0A की। तो U आपके पास आ जाएगा, देखो आप, ε0E² A बाद में लिख देता हूँ और गुणा D और 1/2। क्लियर है? चेक करो आप, 1/2 ε0, पहले E² लिख दिया, फिर A लिख दिया और गुणा D। ठीक है, अब A गुणा D को इधर ले आओ भाग में। तो जब A गुणा D को आप भाग में लेके आते हो
तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा ये U बराबर U/D A गुणा D बराबर हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। बोलो हो जाएगा। अब बात करें आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही तो होता है। और लंबाई गुणा चौड़ाई को क्या बोल देंगे, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, और ऊंचाई क्या होती है, एक प्रकार की दूरी, एक प्रकार की लंबाई। तो मतलब क्षेत्रफल गुणा दूरी। क्षेत्रफल गुणा दूरी किसका फॉर्मूला हो गया बताओ, आयतन का। आयतन तो ये क्या लिखा हुआ है देखो आप, क्षेत्रफल गुणा दूरी। ए क्या है, क्षेत्रफल, और डी क्या है यहाँ पे, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो क्षेत्रफल गुणा दूरी क्या बन जाएगा बताओ, आयतन। तो यहाँ पे अपन यू तो ऐसे ही और क्षेत्रफल गुणा दूरी इसकी जगह क्या लिखते हैं बताओ, आयतन। तो बराबर आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। बोलो आया है। यू क्या था, यू था आपके पास संधारित्र में संचित ऊर्जा, और इसके इसमें भाग लगा दिया किसका बताओ, आयतन का। तो अब इसको क्या पढ़ेंगे, एकांक आयतन की ऊर्जा। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा या एकांक आयतन की ऊर्जा। और यही एकांक आयतन की ऊर्जा क्या कहलाती है बताओ, ऊर्जा घनत्व। तो ये जो एकांक आयतन की ऊर्जा है इसी को हम बोलेंगे ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला आ गया आपके पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। इसको स्मॉल यू से भी व्यक्त कर सकते हैं। स्मॉल यू से व्यक्त करो तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। तो संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, इसका फॉर्मूला निकल के आया 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। ठीक है। तो हम जो लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे आवेशों का पुनर्वितरण, तो आवेशों के पुनर्वितरण में मैंने आपको उभयनिष्ठ विभव निकालना सिखाया था। वहाँ पे ऊर्जा हानि और ज्ञात करते हैं। तो ऊर्जा हानि ज्ञात करने के लिए इस ऊर्जा के फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस फॉर्मूले की वजह से रुके हुए थे, तो वो ऊर्जा हानि हम ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो ये ऊर्जा का ये वाला फॉर्मूला यूज़ लेंगे 1/2 CV²। सबसे ज़्यादा यही काम में आएगा। बाकी डिपेंड करता है कि क्या चीज़ अपन हल कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग तीनों में से कोई भी फॉर्मूला अपन यूज़ ले सकते हैं। तो मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ, फिर ऊर्जा हानि ज्ञात करते हैं। ठीक है। तो देखो आप, हम कुछ ऐसा कर रहे थे, आवेशों का पुनर्वितरण, आवेशों का पुनर्वितरण। तो आवेशों के पुनर्वितरण में मैंने आपको ऐसा बताया था कि ये दो चालक गोले हैं। याद करना आप, ये बता चुका हूँ मैं आपको। ये दो चालक गोले, इनकी त्रिज्याएं अलग अलग हैं। ये R1 है और ये R2 है। इनको अलग अलग आवेश दिया गया Q1 और Q2। इनकी धारिता अलग अलग है C1 और C2, और दोनों पे विभव भी अलग अलग है V1 और V2। और मैंने माना था V1 विभव बड़ा है किससे बताओ, V2 से। ऐसा था। तो अब देखो, पहले गोले की धारिता तो Q1 बराबर C1 V1। दूसरे गोले में आवेश, पहले गोले में आवेश इतना, दूसरे गोले में कितना आवेश होना चाहिए, C2 V2। यही बता था। ये था दोनों को संपर्क में लाने से पहले। अगर दोनों गोलों को संपर्क में लाया जाए, या तो इनको स्पर्श करा दो, और स्पर्श नहीं कराओ तो बीच में किसी चालक तार से जोड़ दो। कोई तांबे के तार से जोड़ दिया, बीच में ये ऐसे यूँ किया, इसका मतलब चालक तार का क्या है, प्रतिरोध। कोई भी धातु का तार ले, उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, तो ये प्रतिरोध को व्यक्त करता है। तो जैसे ही दोनों को जोड़ा जाएगा, तो मैंने आपको बताया था कि आवेश का प्रवाह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो उच्च विभव कौन सा माना है, ये वाला। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो इसमें से आवेश का प्रवाह इसमें होगा, मतलब इसमें से कुछ आवेश इसमें चला जाएगा। तो देखो, जब आवेश जाएगा तो इन गोलों की त्रिज्याओं पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, त्रिज्याएं अलग अलग रहेंगी, वही R1 R2 ऐसी रहेंगी। धारिता पे कोई फर्क नहीं पड़ता, गोलों की धारिता वही रहेगी। आवेश यहाँ से यहाँ गया तो आवेश में परिवर्तन होगा, क्योंकि इसमें से कुछ आवेश इसमें चला गया, तो ये आवेश परिवर्तित हो गया। पहले Q1 था, अब Q1 डैश।
और इसका आवेश हो गया Q2 डैश, ठीक है। और ये आवेश प्रवाह कब तक होता है? जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए, ठीक है। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है आवेश का प्रवाह, और तब तक होता है जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए। तो मान लें कि आवेश प्रवाहित हो चुका है और अब दोनों का विभव समान हो गया, और समान विभव को किससे लिखा है? B से, ठीक है। ये बीच में चालक तार से जोड़ा गया दोनों गोलों को। तो अब बताओ इनमें कितना आवेश है? तो पहले गोले में आवेश कितना हो गया? C1V, पहले गोले का आवेश C1V धारिता गुणा विभव, और दूसरे गोले का आवेश कितना हो गया? Q2 डैश बराबर C2V। बोलो हुआ है नहीं? ये चारों समीकरण क्या कह रहे हैं? ये तो दोनों को संपर्क में लाने से पहले कुल आवेश अलग अलग आवेश, और ये संपर्क में लाने के बाद अलग अलग आवेश। पहले चैप्टर में आवेश संरक्षण का सिद्धांत बताया। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? कि संपर्क में लाने से पहले कुल आवेश बराबर संपर्क में लाने के बाद कुल आवेश, ठीक है। तो संपर्क में लाने से पहले कुल आवेश कितना होगा? ये अपन ने लगाया आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण सिद्धांत से तो क्या पता लगा? संपर्क में लाने के पहले कुल आवेश कितना था? Q1 प्लस Q2, और दोनों गोलों को संपर्क में लाने के बाद कुल आवेश, तो संपर्क में लाने के बाद कुल आवेश कितना हो गया बताओ? Q1 डैश प्लस Q2 डैश। बोलो हुआ है नहीं? योग कर लो। तो उधर से लिख देंगे C1V1 प्लस C2V2 बराबर C1V प्लस C2V। इधर से आप V कॉमन ले लें तो C1 प्लस C2 इंटू V, और ये इधर भाग में आ जाएगा तो V आ गया आपके पास C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसको हम बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में कॉमन, मतलब दोनों पे एक समान। तो संपर्क में लाने के बाद जो दोनों पे उभयनिष्ठ विभव आएगा, दोनों पे जो एक समान विभव आएगा, वो इस फॉर्मूले से आप ज्ञात कर सकते हो C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, C1V1 को क्या लिख सकते हैं? Q1, और C2V2 को क्या लिख सकते हैं? Q2। तो ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो उभयनिष्ठ विभव, Q1 प्लस Q2 बटे C1 प्लस C2। इसको मिटाएं, अपन यही फॉर्मूला यूज में लेंगे इधर वाला। अब देखिए यो उभयनिष्ठ विभव आ गया, इसको समीकरण 5 दे दिया। अब हमारा पर्पज, यहाँ तक मैं पहले बता चुका हूँ, हमारा पर्पज है कि यहाँ क्या हुआ बताओ? आवेश का स्थानांतरण, और बीच में लगा हुआ चालक तार। चालक तार का प्रतिरोध होगा, और प्रतिरोध के कारण ऊर्जा की हानि होगी ऊष्मा के रूप में। जूल के तापन नियम से जब किसी चालक तार से आवेश प्रवाहित होता है तो प्रतिरोध के कारण ऊष्मा की हानि ऊर्जा की हानि होती है ऊष्मा के रूप में। वो चालक तार गर्म हो जाता है, तो कितनी ऊर्जा की हानि हुई? तो अब अपन ज्ञात करते हैं ऊर्जा हानि। ऊर्जा की हानि कितनी हुई? हानि का मतलब समझते हो, पहले ऊर्जा ज़्यादा थी और बाद में ऊर्जा क्या हो गई? कम। हानि मतलब पहले ज़्यादा बाद में कम। और ज्ञात करेंगे तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, मतलब पहले वाली में से बाद वाली को। तो अपन क्या लिखेंगे बताओ? ऊर्जा हानि को ऐसे लिख देते हैं डेल यू। डेल यू को पढ़ा जाता है ऊर्जा में परिवर्तन, या ऊर्जा में हानि, या ऊर्जा में वृद्धि। डेल यू से व्यक्त करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा बताओ? U1 माइनस U2, या ऐसे लिख दो U पहले माइनस U बाद में। बोलो ऐसा होगा या नहीं? U पहले मतलब पहले की ऊर्जा माइनस बाद की ऊर्जा, मतलब संपर्क में लाने से पहले कितनी ऊर्जा थी वो, और संपर्क में लाने के बाद कितनी ऊर्जा, दोनों को घटा दें तो क्या मिल जाएगा? ऊर्जा हानि मिल जाएगी। ठीक है, तो ऊर्जा हानि ज्ञात करें तो पहले कितनी ऊर्जा है बताओ? तो ऊर्जा का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने आपको, 3 फॉर्मूले बताए थे। अपन कौन सा काम में लेंगे, ज़्यादातर कौन सा काम में लेते हैं? हाफ CV²। तो बताओ पहले के लिए, पहले गोले के लिए क्या फॉर्मूला हो गया? 1/2 C1V1²। धारिता C1 है और विभव कितना है? V1। फिर प्लस दूसरे गोले के लिए कितना हो गया?
1/2 C2V2²। ये हो गई पहले की ऊर्जा, संपर्क में लाने से पहले की कुल ऊर्जा, माइनस संपर्क में लाने के बाद की कुल ऊर्जा। तो बाद के लिए देखो धारिता तो वही है C1 और C2, लेकिन विभव क्या हो गया, समान। तो अब ऊर्जा कितनी आ गई, ½ C1V² प्लस ½ C2V²। इसमें विभव क्या है, समान। आगे हल करें। आगे देखो इन सब में से 1/2 कॉमन आ गया, 1/2 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बच गया C1V1² प्लस C2V2² माइनस 1/2 तो बाहर ले लिया कॉमन, इन दोनों में से V² और कॉमन आ जाएगा। 1/2 तो पहले ही कॉमन है, V² और कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, C1 प्लस C2 इंटू V²। क्लियर है, बोलो यहाँ तक, C1 प्लस C2 इंटू V²। अब कुछ भी नहीं है, बस इसको हल्का सा हल करना है, कैलकुलेशन हल करनी है, अपने को ऊर्जा हानि का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो देखो आगे हल करें। तो यहाँ पे क्या करें, अब उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ। तो डेल U बराबर देखो आप 1/2, ये तो ऐसे लिखेंगे C1V1² प्लस C2V2² माइनस C1 प्लस C2, और ये V का मान रख देंगे, उभयनिष्ठ विभव V का मान ये रहा, तो ये रखें यहाँ ये वाला, तो क्या आएगा बताओ, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो देखो C1 प्लस C2 से ये एक C1 प्लस C2 कट जाएगा, यहाँ 2 है ना, स्क्वायर का मतलब 2 है, तो 1 कट जाएगा। तो डेल U आपके पास आ गया 1/2 C1V1² प्लस C2V2², और यहाँ आपके पास बचा, ऊपर तो बच गया C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, और नीचे से 1 कट गया तो नीचे रह गया C1 प्लस C2, ये रहा। अब अपन इसको LCM लेके हल करते हैं तो लास्ट रिजल्ट आपको मिल जाएगा। देखो आप इसको LCM लेके हल करें आप, तो बताओ लघुत्तम कितना आएगा, लघुत्तम ये आएगा C1 प्लस C2, ये लघुत्तम आ गया C1 प्लस C2। अब देखो इसके नीचे 1 मान लें, यहाँ 1 का भाग इसमें लगाएं C1 प्लस C2, इसको इससे गुणा करें। तो गुणा कैसे करेंगे, पहले ये वाला इन दोनों से गुणा होगा, फिर ये वाला इन दोनों से, तो पहले C1 को गुणा करो इससे, तो C1² V1², फिर इससे करो C1 C2 V2², अब C2 को गुणा करो इससे, तो C1 C2 V1², अब C2 को इससे करो तो C2² और V2², हो गया ये। फिर माइनस इसका भाग इसमें लगाएं, 1 को इससे गुणा करें, यही आएगा, तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, तो होल स्क्वायर खोलो इसका, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab 2C1 C2 V1 V2 आ गया। आगे माइनस का चिन्ह है, माइनस के चिन्ह से गुणा करें तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, सही है। अब गौर से देखो C1² V1² प्लस में, ये माइनस में कैंसिल, C2² V2² प्लस में माइनस में कैंसिल, सही है। बाकी जो 3 पद बचे इनमें से क्या कॉमन है, देखो 1 2 और ये 3, इनमें से क्या कॉमन है, C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2, तो इनमें से अपन ने कॉमन ले लिया 1/2, ऊपर कॉमन ले लिया C1 C2, तो क्या बचेगा यहाँ V2² प्लस V1² माइनस C1 C2 कॉमन आ गया तो क्या रह गया 2V1 V2, और अपॉन में C1 प्लस C2, तो आपके पास देखो ये क्या हो गया C1 C2 बटे 2 गुणा C1 प्लस C2, ठीक है, C1 डॉट C2 बटे 2 गुणा C1 प्लस C2, और ये देखो
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बोलो आया है नहीं? ए माइनस बी का होल स्क्वायर आया। तो ये आपके पास आ गया ऊर्जा में परिवर्तन या ऊर्जा में हानि। तो जब दो चालक गोलों को एक दूसरे से इस प्रकार जोड़ा जाएगा तो जोड़ने के बाद जब आवेश स्थानांतरण होगा तो ऊर्जा में कुछ हानि होगी, और कितनी हानि होगी वो इस फॉर्मूले से अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी के साथ चैप्टर 4 अपना होता है कंप्लीट। कल से नया चैप्टर और बड़ा आसान चैप्टर शुरू करेंगे, विद्युत धारा, जो 10th क्लास में भी आपने पढ़ा है।